ऑल राइट। अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, मोटिवेशन। चैप्टर 6 की बात हमारी हो गई है, क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अब चैप्टर 7 मोटिवेशन में हम सबसे पहले देखेंगे मोटिवेशन क्या होती है। आपको इसके बारे में आइडिया तो है, मैंने भी नोट्स में लिखा हुआ है, तो इसमें कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। हम कहते भी हैं कि यार हमें मोटिवेशन चाहिए, या हम मोटिवेशनल स्पीकर भी बोलते हैं लोग, जो लोग आजकल उनका प्रोफेशन भी है, बड़ा इन है, पैसे ले रहे हैं बड़े। तो मोटिवेशन एक्चुअली है क्या? मोटिवेशन जो है वो आपके इनर सेल्फ को उसके पोटेंशियल पर लेकर जाती है। मतलब हर इंसान का एक सर्टेन पोटेंशियल है जो वो अचीव कर सकता है। तो हम चूंकि अपनी एक कंफर्ट जोन में रहते हैं और हम कहते हैं कि बस यार जो आसानी से हो रहा है ठीक है। क्योंकि जब आप पोटेंशियल पे जाते हो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जब आप फर्ज किया गाड़ी की स्पीड 200 तक है, ठीक है, तो जब आप गाड़ी को खींचोगे और 200 पर लेके जाओगे तो गाड़ी में से आवाजें बहुत ज्यादा आएंगी। जाहिर बात है, क्योंकि गाड़ी अपने पोटेंशियल की तरफ जा रही है। आप गाड़ी को 100 पर लेकर गए, 150 पे लेकर गए, फिर 200 पे लेकर चले गए, तो गाड़ी जो है वो, अब नजर आएगा कि बहुत ज्यादा एफर्ट कर रही है। अगर आप वही गाड़ी 50 60 70 पे चला रहे होगे तो आपको गाड़ी का इंजन कोई एफर्ट करता हुआ नजर नहीं आएगा। इसका मतलब है कि अगर पोटेंशियल पर लेके जाना है आपने गाड़ी को, तो गाड़ी की मैक्सिमम एफर्ट रिक्वायर्ड है उसमें, और उसके लिए आपके पास कंट्रोल है गाड़ी का, जिससे आप मैक्सिमम जो है, आप तो इनपुट डालोगे लेकिन मैक्सिमम आउटपुट आप गाड़ी से ले सकते हो। इसी तरह से वो तो मशीन है, इंसान का भी एक पोटेंशियल है, और वो एक मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करके दे सकता है इन टर्म्स ऑफ गुड्स और इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। लेकिन वो अचीव करने के लिए आपको मोटिवेशन के थ्रू इंसान को कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी कि मैं बात कर रहा हूं एज अ बिजनेस मैनेजर। अगर आप एक बिजनेस मैनेजर हैं, तो अगर तो आप उनको कंट्रोल करेंगे बाय योर कमांड्स, बाय योर इंस्ट्रक्शंस, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस, बाय हैविंग अ चेक एंड बैलेंस, ठीक है, तो आपका काम शायद बन जाए, बट इट वोंट वर्क इन ए, क्या कहते हैं उसे, अगर हम इसको टाइम स्पैन को बढ़ा दें तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। और आप या तो प्रेफर करोगे उन वर्कर्स को निकाल दें, या वो वर्कर्स खुद छोड़ देंगे, ऑफ कोर्स। लेकिन मोटिवेशन एक ऐसी चीज है कि वो वर्कर को उसके पोटेंशियल पर लेकर जाती है, और वो आपको मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करके देते हैं फॉर द बिजनेस, और बिजनेस जो है वो उनसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकता है। तो मोटिवेशन का मेन मकसद ये होता है, और मोटिवेशन आप कह सकते हैं कि ये मैनेजर का रोल जरूर है, लेकिन ये हम आगे पढ़ेंगे कि मैन जो मोटिवेशन है ये बेसिकली एचआर मैनेजर का रोल होता है। पता है क्यों? वैसे तो हर एक का होता है, जो भी मैनेजर्स वर्कर्स को देख रहे हैं, क्योंकि एचआर मैनेजर जो हैं उनके अंडर जो है वो सारे वर्कर्स आते हैं। मतलब वर्कर्स की हायरिंग फायरिंग, उनकी ट्रेनिंग वगैरह जो भी है वो एचआर मैनेजर्स करते हैं। तो मोटिवेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है मैनेजर का, जो कि करना है, और आपको बताया कि क्यों जरूरी है, क्योंकि उसमें जब वर्कर्स मोटिवेटेड हैं तो फिर अब आपको वर्कर्स पे चेक एंड बैलेंस भी नहीं रखना पड़ता, और वर्कर जो है वो अपने मैक्सिमम लेवल पर काम करते हैं, जिसका फायदा बिजनेस को होता है। तो अब मोटिवेशन आती कैसे है? हर बंदे की मोटिवेशन डिफरेंट तरीके से आती है। कई कई लोगों की मोटिवेशन होती है कि करियर बनाना है, कई लोगों की मोटिवेशन होती है कि हमें फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स चाहिए, कई लोगों की मोटिवेशन होती है कि हमें अप्रिसिएशन चाहिए, अ वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन इज एनफ। कई लोगों के लिए पैसा उनके पास होता है, फर्ज किया। तो मोटिवेशन जो है वो इट कैन बी वर्ड्स, ठीक है, as well it can be a good gesture, maybe a pat on the shoulder of an employee, शाबाश जी, वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने, ठीक है। और it can be a promotion to a higher rank, जिससे उस बंदे को लगे कि हाँ जी, मेरा तो यही एम है कि मैंने हाईएस्ट लेवल पे जो भी पोजीशन है वहां तक पहुंचना है, और मेरे में पोटेंशियल, और आप जा रहे हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं आपको, तो यू विल गेट मोटिवेटेड। और इसी तरह कई लोग जिनको फाइनेंशियली रिवॉर्ड दिया जा रहा है, वो कहते हैं जी हम अपनी अब जरूरतें ज्यादा आसानी से पूरा कर पा रहे हैं, और हमारा यही एम है, या हमें यही चाहिए कि वी वर स्ट्रगलिंग अर्लियर इन आवर लाइफ, और वी वर नॉट एबल टू मीट आवर नीड्स, और वट एवर वी वॉन्ट हम नहीं ले पा रहे थे। अब बिकॉज ऑफ हायर फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हम वो कर पा रहे हैं, हम अपनी नीड वांट्स को बेहतर तरीके से पूरा कर पा रहे हैं, तो अपनी फैमिली को अच्छे से रन कर पा रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स, वो डिफरेंट
वेज हैं जो कि मोटिवेट कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे सारे के वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मोटिवेट कर सकते हैं वर्कर्स को। लेकिन मोटिवेट करने से होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया है कि वर्कर की कोई ना कोई नीड या वांट पूरी होती है, और नीड या वांट या डिजायर वो वेरी करती है। मोटिवेशन जैसे मैंने लिखा है कि वो मोटिव से निकला है ना, तो आपका कोई तो मोटिव होगा। मैंने जी मेरा करियर पाथ ये है, मैंने यहाँ तक जाना है, मैंने तो भाई अमीर आदमी बनना है दुनिया का सबसे, या मुझे पैसे ज्यादा चाहिए, भाई मुझे तो रिस्पेक्ट चाहिए जहां मैं काम करूं, वगैरह वगैरह। हर एक का अपना अपना मोटिव है और आपने उसी को यूज करके मोटिवेट करना है, ताकि आप क्या कर सकें, एम्प्लॉय से मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। और एम्प्लॉयज में क्या करेंगे, दे विल वर्क हार्डर। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप जिस तरह आप गाड़ी से हार्डवर्क करवाते हैं रेस देके, इसी तरह वर्कर्स को मोटिवेट करके आप हार्डवर्क करवा सकेंगे। और वो बॉदर नहीं करेगा उनको, वर्कर्स को, क्योंकि वो मोटिवेटेड है एंड दे वांट टू पुट अप देयर हार्ट एंड सोल इन इट वट एवर दे डू। और इफेक्टिवली काम करेंगे। इफेक्टिवली का मतलब इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है कि जो टारगेट दिया गया वर्कर्स को वो इवेंचुअली उसको अचीव कर लेंगे। तो ये दो टर्म्स हैं, हम वैसे इसको आगे जाके पढ़ेंगे जरूर कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या फर्क है, लेकिन अभी नहीं। लेकिन इफेक्टिवली का भी बता रहा हूँ कि मतलब होता है कि वर्कर्स इफेक्टिव हो जाएंगे, मतलब जो उनको टारगेट दिया जाएगा वो उसको अचीव कर पाएंगे, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो अपना मोटिव फुल पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं और विलिंगली कर रहे हैं। इनफैक्ट ये भी होता है बाद कि आप अगर अनविलिंगली काम कर रहे हो तब भी आप अपने पोटेंशियल पर नहीं पहुंच पाते। ओके, जस्ट अ मिनट। ऑल राइट। तो ये हमें समझ आ गई कि मोटिवेशन क्या होती है और क्यों जरूरी होती है बिजनेस के लिए। ऑफ कोर्स जब बिजनेस अपने टारगेट्स को, वर्क इंडिविजुअल्स अपने टारगेट्स को मीट कर पाएंगे तो कंपनी अपने मेन एम को अचीव कर पाएगी, मेन ऑब्जेक्टिव गोल को अचीव कर पाएगी, और उससे बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये मैंने आपको थोड़ी डेवलपमेंट बताई इसकी। अच्छा, अब आप जल्दी जल्दी से देखते हैं क्योंकि ये सारे पॉइंट्स तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इनमें से कोई से 2 या 3 पॉइंट पिक कर सकते हो। इससे ज्यादा तो पेपर में पूछा भी नहीं जाता। इनफैक्ट 2 से ज्यादा पॉइंट नहीं पूछे जाते आपके एएस के अंदर, P1 में या P2 के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया भी है। अच्छा, अब वाई मोटिवेटेड एम्प्लॉइज आर इंपॉर्टेंट टू आवर बिजनेस। अब जल्दी जल्दी से देखते हैं, मैंने ऊपर लिख दिया कि ये रियल एसेट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अच्छा, अब ना मैं इसमें एक थोड़ा सा आपको बताता हूँ, आप इसको कॉन्टेक्स्ट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये जितने भी टर्शरी सेक्टर बिजनेसेस होते हैं ना, मतलब सर्विस सेक्टर में होते हैं जो, तो उनके उनमें एम्प्लॉयज का मोटिवेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऑल द टाइम 24 आवर्स, या जब भी वो काम कर रहे होते हैं। रीजन ये है कि अगर आप बैकएंड पे काम कर रहे हैं, लेट्स से यू वर्क इन ए फैक्ट्री, तो यू डू नॉट मीट कस्टमर्स एट ऑल, और आप कभी मोटिवेटेड नहीं भी हैं, डाउन एंड आउट नहीं भी हैं, तो चल जाता है। या आप थोड़े एग्रेशन शो कर रहे हैं या आप अनहैप्पी हैं, यू आर नॉट पुटिंग ऑल योर एफर्ट, फाइन, आउटपुट पे फर्क पड़ सकता है लेकिन डायरेक्ट कस्टमर पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा उसका। ठीक है। लेकिन अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं तो वहां पर आप फर्ज किया कि लेट्स से कि आप एक रिसेप्शनिस्ट हैं, और अभी आप यू आर नॉट इन ए मूड टू डील क्लाइंट्स, क्योंकि आपको कोई इशू चल रहा है, यू आर ओवर स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ द वर्क और बिकॉज ऑफ सम फैमिली प्रॉब्लम बैक एट योर होम। तो अब आप वो आया बंदा आपसे इंफॉर्मेशन लेने, और यू यू गेट इरिटेटेड, और वहां पे प्रॉब्लम आ गया। ठीक है। और आपने उसे कह दिया कि डोंट पिस मी ऑफ, या कुछ भी ऐसा बोल दिया जो कि रूड लगा, तो आप एम्प्लॉई हैं, क्योंकि आप एंग्री थे, कुछ चल रहा था, आप मोटिवेटेड नहीं थे। तो अब उसका जो बैकलैश है वो आएगा कस्टमर की तरफ से, क्योंकि अब वो एक कस्टमर तो जाएगा, वो 100 और को बताएगा यार ये बड़े जो है ना, वो इनका बिहेवियर बिल्कुल इनह्यूमन है, तो इनके पास ये कस्टमर क्लाइंट्स को सही डील ही नहीं करते, तो प्रॉब्लम आ जाएगा। अब देखो फैक्ट्री के अंदर काम करना, अब देखो ना कॉन्टेक्स्ट आ गया, आप इस कॉन्टेक्स्ट को कहीं पर भी जहां सिनेरियो ना दिया हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं कि सर्विस सेक्टर में इट्स वेरी क्रूशियल कि एम्प्लॉयज की मोटिवेशन रहे ऑल द टाइम व्हेन दे आर एट द वर्क प्लेस, जबकि फैक्ट्री में भी जरूरी है या जहां बैक एंड पे काम कर रहे हैं, लेकिन शायद वो उतना बुरा इम्पैक्ट ना डाले, एंड यू कैन कंट्रोल इट आफ्टर सम टाइम। यहाँ तो आपके कंट्रोल से कस्टमर एनॉय हो के एज सून एज दैट कस्टमर लीव्स योर प्लेस, तो आपके बात तो हाथ से निकल गई। वो कस्टमर पता नहीं कहाँ से आया था, वो निकल गया, लेकिन उसने 40 और लोगों को बता दिया। तो ये आप इस तरह से कॉन्टैक्ट बनाया जा सकता है। अच्छा खैर, तो इसीलिए एम्प्लॉयज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और मैंने बताया भी
दुनिया में जितने भी अमीर आदमी हैं उनकी एक टीम है। आप जानते हो एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी है, और वो उसके चर्चे भी बड़े रहे, बेटे की शादी में पैसा जो लगाया उसने, लगाया क्या, मैं कहूँगा पानी की तरह बहाया, जो भी भरल किया, पर उस पर मैं कमेंट नहीं करता। तो वो अब किया, तो उस मुकेश अंबानी कुछ नहीं कर रहा अकेला, उसके पीछे टीम मौजूद है। तो आपको पता चले कि कितने इंपॉर्टेंट लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, और बड़े अरसे से जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं उसके साथ। क्योंकि हर सक्सेसफुल बंदे को एक लॉयल टीम चाहिए होती है, एक कॉम्पिटेंट टीम चाहिए होती है। अगर वो है तो ही काम बनेगा। चाहे आप दुनिया के कोई भी बर्नार्ड नॉर्ड को ले लें आप, या जेफ बेजोस को ले लें आप, ये दुनिया के अमीर तीन आदमियों में आते हैं, या एलॉन मस्क को ले लें आप, मार्क जकरबर्ग को ले लें, तो उनके पास एक कॉम्पिटेंट एंड लॉयल टीम है। तो इसीलिए उस लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज टाइम एंड अगेन चेंज होते रहते हैं, तो आप कभी भी वो हाइट अचीव नहीं कर सकते एज अ बिजनेस जो बाकी बिजनेसेस कर रहे हैं। और कई कस्टमर्स तो आपके वर्कर्स की से ही सर्विस लेना चाहते हैं। अक्सर मैंने आपको बताया, आप कभी पार्लर चली जाओ या आप कभी हेयर ड्रेसर के पास चले जाओ, तो यू लाइक टू गो टू दैट प्लेस जहां पे जो इंडिविजुअल आपको डील कर रहा है वो वही बंदा हो, क्योंकि उसे ज्यादा बताना नहीं पड़ता। मैंने पहले भी आपको बताया था कि उसे पता होता है बाल कैसे काटने हैं, ये क्या करना है क्या नहीं करना है, ज्यादा आपको नहीं बताना पड़ता उसे। तो एम्प्लॉयज इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वो आपके कस्टमर्स को लॉयल बनाते हैं। अच्छा खैर, अब पहला तो लिखा है मैंने, हायर प्रोडक्टिविटी लीडिंग टू लोअर कॉस्ट एंड हायर प्रॉफिट। ऑफ कोर्स ये मैंने थोड़ा सा इम्पैक्ट भी शो किया हुआ है, यानी कि एनालिसिस दिखाया हुआ है। अच्छा, प्रोडक्टिविटी मैंने लिख दिया, तो यहाँ मेरा एक क्वेश्चन जरूर है, ऑल्दो मैं ये क्वेश्चन आपसे अगले चैप्टर में करूंगा, इनफैक्ट अगले में नहीं, ऑपरेशंस के, लेकिन यहाँ पर भी आ गया तो बताना तो है। ये प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन, इन दोनों में फर्क क्या है, ये जरा सोच के बताएं। और फर्क है भी कि नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ प्रोडक्टिविटी का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, एंड मेनी स्टूडेंट्स दे यूज प्रोडक्शन एज वेल। तो क्या, सर प्रोडक्टिविटी होती है कि एक वर्कर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, और हम्म, प्रोडक्शन होती है जो वर्कर्स टोटली, सारे के सारे वर्कर्स टोटल कितनी प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। वेरी गुड, जबरदस्त। तो मैं अगर एक बात करूं कि आई एम क्वाइट सरप्राइज कि आपका ग्रेड अगर नहीं अच्छा आया पहले ओ लेवल में, तो क्यों नहीं आया, मुझे लगता है ऐसे है बिकॉज यू लुक लाइक ए गुड स्टूडेंट। तो कोई शायद टीचर आपको उस तरह से नहीं मिला, या उसने आपको उस तरह से गाइड नहीं किया, मुझे ये लगता है। एनीवे, बिल्कुल आपने सही बताया है। प्रोडक्टिविटी एक वर्कर कितना बना रहा है इन ए गिवन टाइम पीरियड, प्रोडक्शन तो टोटल है। तो प्रोडक्शन तो ज्यादा, आप ज्यादा वर्कर रख के भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वेजेस भी ज्यादा देनी पड़ जाएंगी, तो आपकी कॉस्ट भी तो बढ़ेगी। ये आपको इक्विपमेंट ज्यादा चाहिए होगी, मशीन ज्यादा चाहिए होगी। तो प्रोडक्ट, आप वही वर्कर आपको पहले से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। इसका मतलब है यू आर पेइंग द सेम अमाउंट टू द वर्कर, बट नाउ वर्कर इज एबल टू प्रोड्यूस मोर देन बिफोर। तो उससे होगा क्या, कि आपकी जो कॉस्ट है पर यूनिट एक चीज को बनाने की, वो कम हो जाएगी। आपकी चीज जो पहले 10 रुपए की बन रही थी, वो 8 रुपए की बनना शुरू हो गई, क्योंकि वही वर्कर आपको ज्यादा चीजें बना के दे रहा है। और आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा, और प्रॉफिट इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी प्राइवेट सेक्टर बिजनेस। अच्छा, फिर मोर लाइकली टू वर्क टू देयर फुलेस्ट पोटेंशियल, ये तो मैं चूंकि पहले डिस्कस कर चुका हूं, तो मैं इसको नहीं कर रहा। उससे आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह इमेज बेहतर होता है, आई एम लीविंग इट। लेस लाइकली टू मेक मिस्टेक्स, ये भी समझ आती है आपको भाई, जब फोकस ज्यादा बेहतर तरीके से करेगा तो मिस्टेक्स कम होंगी। और रिजल्ट क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स। ये क्या होती हैं, ये स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? इन्होंने ना पहले पढ़ा हुआ है प्रीवियस वर्ड में, इसलिए आपको तो पढ़ा नहीं हुआ जी। क्या होती है स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट? हम बोलते हैं यार बड़ी स्टैंडर्ड की चीज है, क्या मतलब? हमें लगता है कि स्टैंडर्ड, डिफरेंट ऑडियंस को स्पेसिफिकली टारगेट कर रही हो। ओके, क्यों जी चवेरी, आप क्या कहती हो? क्या ख्याल है आपका, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट का क्या मतलब है? जो कस्टमर्स के स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा हो। जो कस्टमर के स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा हो। हम ऐसे ही बोलते हैं, और जनरली हम कहते भी हैं और यार बड़ी स्टैंडर्ड की है, मतलब बड़ी अच्छी क्वालिटी की है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कस्टमर जो चीज मांग रहे हैं उस तरह की चीज आपको बना के दी जा रही है, उसको स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट नहीं बोला जाता। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट का मतलब होता है कि बिल्कुल एक जैसी क्वालिटी, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही। हर दफा आप जब एक चीज को यूज करते हैं, तो यू गेट द सेम क्वालिटी, यू गेट द सेम एक्सपीरियंस, यू गेट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। आप चाहे खाने की चीज है,
अब मैं ना बुंदू खान जाता हूँ, मुझे बड़ा पसंद है वहाँ जाना, मतलब महंगा तो है रेस्टोरेंट, लेकिन मैं जब भी जाता हूँ तो वहाँ में खास चीज़ें हैं वहाँ पे, वो पूड़ी पराठे उनके होते हैं और वो मटन के चपली कबाब और इस तरह की चीज़ें, तो वो मैं मंगवाता हूँ। हर दफ़ा मैं जब भी वहाँ जाता हूँ, मुझे आज तक कभी भी नहीं लगा कि टेस्ट आज थोड़ा सा डाउन है, या आज थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा है, या आज थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना वो टेस्ट उतना नहीं है। तो स्टैंडर्डाइज से होता ये है कि पीपल गेट द एश्योरेंस कि जो चीज़ मिलेगी वो उसी लेवल की मिलेगी, उससे कम क्वालिटी की नहीं मिलेगी, धोखा नहीं होगा। अब स्टैंडर्डाइज एक्चुअली ऑपोजिट है उस चीज के जो आप बता रहे हो, कि हर कस्टमर के हिसाब से चीज बना के देना या उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, इसके लिए वर्ड होता है कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, आपने याद रखना है। तो स्टैंडर्डाइज ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट जो है ये, हम चूंकि फायदे की बात कर रहे हैं तो हम उसी की करेंगे, तो उससे एक इमेज बन जाता है कि यार ये तो हमेशा एक एक सर्टन लेवल से नीचे की चीज नहीं बनाते, तो ये अच्छी ही होगी। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते ये। तो आप एप्पल, अगर आईफोन जो है वो महंगा है, लेकिन उन्हें पता है कि उसकी जो क्वालिटी है, वो कभी भी एप्पल आईफोन लेके आपको पछताना नहीं पड़ेगा कि यार ये क्या ले लिया, इसमें तो ये प्रॉब्लम आ गई, ये हो गया, ऐसा नहीं। कीमत फिर उनकी मर्जी की ऑफ कोर्स होगी। तो मिस्टेक्स जब नहीं होती तो क्वालिटी, वर्कर्स मोटिवेटेड होते हैं तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट से आपका इमेज आ सकता है यहाँ पर। अच्छा, या कस्टमर आपको रिटर्न नहीं करेगा चीजें, क्योंकि रिटर्न करने का मतलब है आपकी वो चीज वेस्ट हो जाएगी, कॉस्ट बढ़ेगी। फिर डेवलप अ गुड इमेज ऑफ द बिजनेस बाय एफिशिएंट वर्कर्स लाइक टू वर्क इन द बिजनेस। हाँ, ये भी, अच्छे वर्कर आपके बिजनेस में काम करना चाहेंगे, यार इस बिजनेस की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, और कुछ वर्कर्स होते हैं वो कहते हैं कि हमें यार अच्छी रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। कुछ तो ऐसे वर्कर कहते हैं यार पैसे, लॉयल एम्प्लॉइज एक तो वहां पर रुकेंगे, दे वुड लाइक टू स्टे देयर फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, या फॉर ऑल ऑफ देयर होल ऑफ देयर लाइफ, एज लॉन्ग एज दे कैन वर्क। और दूसरे वर्कर जो अच्छे काम करने वाले हैं वो भी वहां काम करना चाहेंगे, गुड इमेज से उन एम्प्लॉयज की रेपुटेशन भी एनहेंस होती है। अच्छा यार, आप सैमसंग में काम करते हैं, वाह यार, अच्छा है, टोयोटा में काम करते हैं यार, नंबर 1 कंपनी है दुनिया की। तो ये चीज, तो आपके लिए वर्कर्स को भी हायर करना, अच्छे वर्कर्स को प्रॉब्लम नहीं होती। हेल्प्स इन मेकिंग कस्टमर्स लॉयल टू द बिजनेस, ये तो समझ आपको, आप खुद से बता सकते हैं, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट। मोर लाइकली टू अचीव टारगेट्स, ये भी बात हो चुकी है। फिर रिड्यूस्ड लेबर टर्नओवर, और ये बताया था कि वर्कर छोड़ के आपको नहीं जाते, मैंने बता दिया है, क्योंकि छोड़ के जाएंगे तो फिर आपको नए वर्कर रखने पड़ेंगे, उस पर टाइम लगेगा, उस पर कॉस्ट आएगी, और हो सकता है फिर भी वैसे वर्कर ना मिल सके आपको। तो आपकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ये जो वर्कर्स को हायर करने का प्रोसेस है, इसको रिक्रूटमेंट बोलते हैं। वैसे हमने ये आगे चल के एचआर के चैप्टर में पढ़ना है। अच्छा, लो एब्सेंटीजम, वर्कर भी छुट्टी भी नहीं करते, मोटिवेटेड जो है, तो आप आराम से कस्टमर को दी गई डेडलाइन को पूरा कर लेते हैं। और वो अपने, दे एक्चुअली, ये आप देखें आगे, आउट ऑफ देयर स्किन काम करते हैं, जितना काम होता है उससे ज्यादा भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं आपको, जैसे कि आपको आइडिया दे रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने में कोई इनको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उन्हें पोटेंशियल दिखाना होता है। ये मोटिवेटेड एम्प्लॉयज की बात हुई। अच्छा, आगे प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी की बात तो हो गई हुई है पहले ही, उसका फॉर्मूला जरूर। अच्छा, एक यहाँ मैं आपको टिप दे रहा हूँ साथ साथ, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए डिफाइन प्रोडक्टिविटी, और आपको डेफिनेशन नहीं बन रही आपसे, आपको अपने मतलब की डेफिनेशन नहीं आ रही, आपने कहा पता नहीं क्या लिखें, बनेगी नहीं बनेगी, 2 पार्ट्स में 2 नंबर मिलेंगे कि नहीं, तो आप ऐसी कोई टर्म जो डिफाइन करने के लिए पेपर में आए, अगर उसका कोई फॉर्मूला है और आप फॉर्मूला लिख दें एज इट इज, तो आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर ये कहता है कि आप फॉर्मूला जो है ना वो एक्सप्लेन्स इटसेल्फ द टर्म। तो आपने अगर टोटल आउटपुट डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स लिख दिया, तो आपको तब भी 2 नंबर मिल जाएंगे, ये आपको मैं टिप दे रहा हूँ। अदरवाइज अगर डेफिनेशन आती है तो बेशक आप वो ही लिख दें, कोई नहीं, ठीक है। फिर आ गया जी फैक्टर्स विच इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी तो हमने देख लिया क्या होता है। तो अब प्रोडक्टिविटी बढ़ती किससे है, ये 4 चीजें हमारे पास नजर आ रही हैं। बेटर, क्योंकि अगर आपके पास रिलायबल मशीनरी है तो ऑफकोर्स मशीनरी तो जल्दी काम करेगी, उसको रेस्ट टाइम नहीं चाहिए, वो मिस्टेक नहीं करती। फिर ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, ऑफ कोर्स उससे उनकी स्किल्स एनहेंस हो जाती हैं, और वो भी मिस्टेक फिर कम करते हैं और जल्दी चीजें बनाते हैं। मोटिवेशन ऑफ कोर्स हम पढ़ चुके हैं, और इफेक्टिव मैनेजमेंट वो क्या है, क्योंकि मैनेजमेंट ने कंट्रोल करना है वर्कर्स को,
गाइड भी उन्होंने करना, हमने पढ़ा है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कमांडिंग वगैरह पढ़ा है ना। तो उन्होंने बताना है कौन सा वर्कर कौन सा काम करेगा। ऑफ कोर्स वो वर्कर जिसमें बेस्ट है वही काम उसे दिया जाना चाहिए बाय द मैनेजमेंट, और जहां पे वर्कर्स को प्रॉब्लम आए उसको एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व किया जाए। तो ये इफेक्टिव मैनेजमेंट ये है कि ताकि आप टारगेट को अचीव कर सकें। अच्छा, फिर अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आ गई, थ्योरीज, यानी कि ये वो थ्योरीज हैं जिनसे ये फैक्टर्स निकाले गए जो कि मोटिवेट करने के लिए वर्कर्स को इस्तेमाल किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसमें अब पहले हमारे पास आती है कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। अच्छा, कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो है ना, ये क्या कहती है? ये कहती हैं कि हर वर्कर की कोई ना कोई नीड है, वो वेरी कर सकती है, लेकिन आप वो मौजूद जरूर है, और आपको वो आइडेंटिफाई करनी है और आपको उसको पूरा करना है। एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू सेटिस्फाई दोज नीड्स और यू कीप ऑन सेटिस्फाइंग दोज नीड्स, वर्कर वुड स्टे मोटिवेटेड। वो कहेगा भाई मैं तो खुश हूं, हैप्पी हूं, और काम करूंगा, काम में दिल लगाएगा और अपनी मैक्सिमम एफर्ट करेगा। तो अब ये कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ये कहते थे, ठीक है जी। तो अब उसमें जो पहले साहब हैं वो ये F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर साहब थे, जिन्होंने सबसे पहले मोटिवेशन की थ्योरी पेश की कि हमें मोटिवेशन चाहिए वर्कर्स के लिए। अच्छा, अब टेलर एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो ये टेलर ने पेश की, और उसने, मैं जल्दी से इस पर बात करता हूँ तो आप भी पढ़ सकते हैं। उसने जो एक जॉब थी उसको डिवाइड किया स्मॉलर टास्क में, जैसे कि हम करते हैं काम के, अगर एक किसी फैक्ट्री के अंदर कैन बन रहे हैं, ठीक है, वो जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक के कैन ले लो आप, तो उसका एक पूरा प्रोसेस है, उसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो इसका मतलब आपने ब्रेक डाउन किया हुआ है। ये तो नहीं है कि एक ही मशीन या एक ही बंदा वो सारा काम कर रहा है, कि ड्रिंक जो है वो पोर भी कर रहा है, कैन भी बना रहा है, और कैन को सील पैक करके तो वो उसको भेज भी रहा है बाहर डिलीवरी के लिए। ऐसा नहीं होता, हर बंदे को एक रोल दिया जाता। तो ये टेलर ने बताया कि हर बंदे से हर काम नहीं करवाना, आपने काम को डिवाइड करना है स्मॉलर टास्क में, और हर बंदे को वो काम देना है जिसमें वो सूटेबल है। तो आगे वही लिखा, सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल वर्कर। फिर देखें कि वो जो वर्कर है वो कितने टाइम में वो काम करता है, बेस्ट टाइम क्या है उसका, जल्दी से जल्दी वो कब करता है, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। और फिर उसका एक आप टारगेट आउटपुट रखते हैं कि अगर एक वर्कर फर्ज किया कि 2 मिनट में एक कैन को पैक कर लेता है, फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट के अंदर पैक कर लेता है कैन को, तो आप टारगेट रख सकते हैं कि भाई ये वर्कर इतने इतने घंटे काम करता है, तो इतनी आउटपुट तो इसको बनानी ही चाहिए है, या इतने कैन तो उसको पैक करने ही चाहिए हैं, या सील करने ही चाहिए, जो भी वट एवर। तो आप टारगेट आउटपुट रख लेते हैं, और फिर वर्कर को कहते हैं कि जो इसको अचीव करेगा या जो इससे ज्यादा एक्सीड पे जाए करेगा, हम उसको रिवॉर्ड देंगे। लेकिन टेलर का एक ये डाउन साइड भी है कि उसने कहा कि द ओनली वे टू मोटिवेट एम्प्लॉइज इज टू गिव देम रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली रिवॉर्ड इनको दें बस। तो जो ज्यादा प्रोड्यूस करे उस टारगेट से, उसको आप पैसे दें। तो ये एक, हर एक को पैसे नहीं चाहिए, सीधी बात है, पैसे किसको नहीं चाहिए, लेकिन जब पैसे एक बंदे का पहले ही ज्यादा है, फर्ज किया एक बंदा है उसकी आमदनी 20 लाख है, या उसकी सैलरी 20 लाख है, तो उसको अगर आपने 1000, 10, 20, 25 हजार ज्यादा भी दे दिया, तो उसको कोई मोटिवेशन उससे मिलने वाली नहीं है, ठीक है। वो उतने पैसे तो अपने ड्राइवर को देता होगा वो। तो मनी हर एक को मोटिवेट नहीं करती, ये इसकी एक डाउन साइड जरूर है। अच्छा, लेकिन इसमें आपको सुपरविजन करनी पड़ती है कि भाई टारगेट जो हैं वो मीट कर रहे हैं, और किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि आपने टारगेट्स उन्हें दे रहे हैं, लेकिन आपने ये भी तो देखना है ना कि वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उसमें क्वालिटी कहाँ तक अचीव कर रहे हैं, ये भी आपको देखना है। प्रोडक्टिविटी इससे ऑफकोर्स बढ़ जाएगी और आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन आपको सुपरविजन फिर भी करनी पड़ेगी, और सुपरविजन की ज्यादा कॉस्ट होगी। तो क्रिटिसिज्म अगर हम उसका देखें, तो जैसे बताया कि एम्प्लॉयज बहुत से फैक्टर से मोटिवेट होते हैं, और वो मैस्लो ने, हर्ट्जबर्ग ने और मैक्लेलन ने बताए हैं। तो चूंकि हमने वो थ्योरीज अभी नहीं पढ़ी हैं, तो हम उस पर बाद में बात करेंगे। मैस्लो ने भी, और हर्ट्जबर्ग ने और मैक्लेलन ने, तीनों ने मनी के अलावा और फैक्टर्स की बात की है। मैस्लो ने मनी की भी की है और दूसरे फैक्टर्स की भी की है। हर्ट्जबर्ग और मैक्लेलन बोलते हैं कि भाई मनी है ही नहीं बीच में,
और फैक्टर्स हैं जो मोटिवेट करते हैं। तो ये एक पॉइंट आ गया अगेंस्ट दिस थ्योरी। फिर मनी कैन नॉट ब्रिंग मोटिवेशन अमंग वर्कर्स। हाँ, अगर आप जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हैं, ठीक है, आप नहीं जॉब से सेटिस्फाइड, जितने मर्जी पैसे दे दें, आप मोटिवेट नहीं होंगे। फर्ज किया कि आप एक प्रोग्रामर की जॉब करते हैं और आपको आता है प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, एंड यू आर गेटिंग अ वेरी गुड सैलरी, लेकिन आपको पसंद नहीं है, या आपको उस जॉब में कुछ ऐसा है जो कि आपको तंग कर रहा है, तो भाई फिर आप पैसे ज्यादा भी देंगे तो मोटिवेट नहीं हो रहे, आपके उस डिससेटिस्फेक्शन को खत्म करें, वो नहीं हो रही। जैसे कि प्रोग्रामर्स को लेट नाइट काम करना पड़ रहा है और वो उससे तंग है, उसकी सोशल लाइफ जीरो हो गई है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम, तो मनी तो कुछ नहीं कर रहा वहां पे। फिर वर्कर्स पार्टिसिपेशन अगर मिसिंग है, वर्कर्स खुद काम कर रहे हैं लेकिन टीम स्पिरिट नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि बाद के को वर्कर प्रॉब्लम में आता है तो उसके साथी उसकी मदद करते हैं। यहाँ तो हर कोई अपने अपने पर्सनल मोटिव की तरफ आ गया, यार मैंने अपना काम करना है ताकि मुझे पैसे मिले, भाड़ में गए दूसरे। तो इससे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होती इन अचीविंग दियर टारगेट्स, आपने याद रखना है। क्योंकि टारगेट तब अचीव होता है, जैसे मैंने पहले बताया है, जब सारे एम्प्लॉइज एज अ टीम काम करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ना कि इंडिविजुअली काम करते जाएं। तो वो एलिमेंट यहाँ पर मिसिंग है, क्योंकि वो मनी की बात कर रहा है। वर्कर्स की पार्टिसिपेशन किसी भी तरह से एक दूसरे से, या वर्कर्स की कोई से टुवर्ड्स मैनेजमेंट डिसीजन, जैसे हमने पहले बात की थी, ऑटोक्रेटिक स्टाइल में वो नहीं होती। तो वर्कर को लगता है भाई हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हम ऊपर कन्वे ही नहीं कर सकते, तो फिर हमें क्या जरूरत है इतनी एफर्ट करने की, और हम तो इतने इंपॉर्टेंट है ही नहीं बिजनेस के लिए। अच्छा, फिर पीस रेट इनकरेजेस वर्कर्स। हाँ, अगर अच्छा वो ये कहता है ना कि जो वर्कर ज्यादा बनाए, टारगेट, एक टारगेट दिया गया उससे ज्यादा, उसको पैसे दो। तो वर्कर जल्दी बनाने के चक्कर में खराब भी बना सकता है कि जी मैंने इतनी बना दी, तो नंबर तो बन गया, बट व्हाट अबाउट द क्वालिटी, वो तो कॉम्प्रोमाइज हो गई। और उस वजह से आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो मैंने ऊपर बताया, आपको सुपरवाइजर्स रखने पड़ जाते हैं कि देखना कि काम जो कर रहा है वो सही भी कर रहा है। बनाने के बाद क्या जी मैंने तो इतना काम कर लिया, तो सुपरवाइजर्स की अलग से कॉस्ट आ जाएगी। और सुपरवाइजर्स होते कौन है भाई, वो कुछ भी नहीं करते, वो सिर्फ देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं वर्कर्स को। तो प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे। आगे जो थ्योरी है हम इसको नहीं पढ़ रहे, अभी यहीं तक ही है, और इसको कल देखेंगे। ये एल्टन मायो की थ्योरी थी आगे की, यहाँ तक मैं इससे जो अभी तक पढ़ा है ना, इससे रिलेटेड आपसे कल सवाल करूंगा। आज के लिए इतना ही।